हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का डे 4 है, जहाँ पे हम अब अपने ऐसे पड़ाव पर आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। अब ये पड़ाव बहुत ज़रूरी है, ये क्लास बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जिसमें आपने कभी हिंदी जो व्याकरण है उसमें पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, तो यही सभी चीज़ों के बारे में ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करते हैं। अब देखिए, पार्ट्स और स्पीच, स्पीच मतलब भाषण या बोलना, ठीक। अब आप देखिए इस चीज़ को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या इंटरेस्टिंग रहेगा, क्यों ज़रूरी रहेगा, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी केवल आप यहाँ पे नाउन ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए नाउन बताया गया है, बट हम यहाँ पे मैंने इस क्लास में ये पाया कि केवल एक ही टॉपिक को बहुत इलेबोरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि स्पोकन इंग्लिश में आम बोलचाल में उसका प्रयोग क्या है, ठीक है, उसकी क्या यूज़फुलनेस है, ठीक। और उसी के आधार पर हमने जो है केवल और केवल अपने स्पोकन इंग्लिश पर ही फोकस रखना है, ठीक है। दूसरी बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्लास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, आज हम सबसे पहले तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब आप देखते होंगे कि कभी घर बनता होगा, तो जो घर बनाने से पहले, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो एक बुनियाद होती है, वो बुनियाद का काम कौन करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नाम जो भी होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, वो क्या होते हैं, अगर मुझे उसी बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से, ठीक है, अलंकृत करके, थोड़ा सजा धजा के अगर मुझे बोलना है, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको किस तरह के गुणों के साथ, ठीक है, किस तरह की क्वालिटीज़ के साथ मैं इसको जोड़ कर, एसोसिएट कर मैं इसे और अच्छा इम्प्रेसिव बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये सभी चीज़ों का काम, एक तरीके से आप समझिए कि किसी भी इमारत की बुनियाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। कहने का मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना बेहद ज़रूरी है। डे 1 डे 2 की क्लास में हमने जो है प्रोनाउंस को लेकर कुछ बातें की थी। स्पेसिफिकली हमने पर्सनल प्रोनाउंस को लेकर बात की थी, और मैंने बताया था कि आई, माई, माइन, ठीक है, इस पर बात हुई थी। मैं, मेरा, मुझे, जो भी ये चीज़ें चली थी, तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मैं बता चुकी हूँ, तो उसको बार बार बताना नहीं है, क्योंकि हमें फोकस ग्रामर पे नहीं करना है, हमें फोकस करना है स्पोकन इंग्लिश पे। और मैंने इसके 3-4 पैमाने बताए थे कि इट्स बेसिकली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। So these 4 things actually make up all the elements of your spoken English. What you read, if you cannot understand, then there is a problem. There is a problem in the basics of your English grammar. So we'll only touch upon those basics. Only those basics are required to learn and speak English. Fine? चलिए, तो क्लास के बारे में थोड़ी बातचीत तो हो गई, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करके इसको चला रहे हैं, और मेहनत बहुत होती है इस तरह के कोर्सेज़ को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। और इस मेहनत को आप लोगों का अगर सहारा मिल जाए, तो ये कोर्स जो है, आप जैसे ही जो लोग ऐसे कोर्सेज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए भी मदद हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है, तो आप उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि जब ये क्लास रिलीज़ होती रहेगी हर दिन के बेसिस पे, तो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई। अब ज़रा एक जो सबसे बड़ा काम है, वो काम ये है कि जो होमवर्क दिया था डे 3 में दिया था, आप लोगों से बात हुई थी, देयर इज़ अ मास्टर सेंटेंस, देयर इज़ अ मास्टर टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन सा था वो? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या था भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली आपने देखा था कि बात हुई थी किसकी? किसी आदेश देने की, ऑर्डर की, कमांड की। वहीं दूसरी तरफ क्या था? रिक्वेस्ट, निवेदन।
और तीसरी तरफ क्या थी कि किसी को हम कोई एडवाइस दे रहे हों, सलाह दे रहे हों, ठीक है। और एक बात हुई थी नेगेटिव इम्पेरेटिव की, ठीक है, निषेध जो आपके वाक्य हुए, ठीक है। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव में क्या था कि हम कमांड तो दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव कि डू नॉट टच माय फोन, तो मैंने कमांड दी, किसी को ऑर्डर दिया और मैंने कहा इसको छूना नहीं, समझ रहे? तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव इम्पेरेटिव, और इसके बारे में बात हुई थी। चलिए, तो आप लोगों को वर्कशीट में कुछ काम करने को दिया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए सहायक है वो क्या है? सहायक आप लोगों के लिए है कि आप जो भी होमवर्क मिलता है उसको बड़े ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करें, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको जो है स्पोकन इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। अभी तो ये डे 4 है, अभी तो मामला जो है, गाड़ी जो है अभी फर्स्ट से सेकेंड गियर पे कहीं चल रही है, लेकिन जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 30 डेज़ का कोर्स है, तो हमें केवल 10 दिन में हमें ये पूरा जो बेसिक्स का काम है उसको कंप्लीट करना है, बिकॉज डे 11 से विल मूव टू इंटरमीडिएट लेवल एंड फ्रॉम डे 21 विल मूव टू द एडवांस लेवल, समझ रहे हैं? तो डे 10 तक आप बेसिक्स में हैं, तो अगर यहाँ पर ही अगर आप जो है अपनी ग्रास्पिंग स्किल्स को पीछे रखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, वर्कशीट वाले काम नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, सीख नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आंसर देख लेते हैं, टैली कर लीजिए। दरवाज़ा बंद करो, ये क्या है? ये कमांड वाले सेंटेंसेस है जहाँ पे आदेश की बात हो रही है। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। क्या बात हुई थी? इम्पेरेटिव जो कमांड वाले ये जो सेंटेंसेस हों, चाहे दूसरे रिक्वेस्ट वाले भी हों, कि पहले वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। बात हुई थी सबसे पहले। तो यहाँ देखो क्लोज, क्लोज क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। डोर क्या है? डोर एक ऑब्जेक्ट है, और इस बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कोई क्रिया की जाती है, वर्ब क्रिया ही है, ठीक है, किसी भी काम को किए जाने पर, ठीक है, जिससे जिन शब्दों से हम उस कार्य को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बता पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपकी क्रिया होगी। अंदर आओ, कम इन, जल्दी करो, हरी अप। अब समस्या क्या है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करूँ, समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है शब्दों के चयन में, क्योंकि हमें आम बोलचाल में जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ जो बच्चे हिंदी मीडियम से जिनकी स्कूलिंग हुई है, उनके लिए ये सबसे बड़ा एक क्या है? चैलेंज है, ठीक। सो जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी करो है, तो जल्दी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब यही नहीं पता होगा तो किस तरीके से हम इसको शुरू कर पाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेट कर पाएंगे? तो काम यही था एक्चुअली, जो आप लोगों को सेंटेंस हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए दिए गए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने को दिया गया, तो वो ये आप लोगों का जो टास्क था, जो होमवर्क था, वो यही था कि आपको नए शब्द पता चलेंगे। आज के ज़माने में लगभग हर किसी के पास, ठीक है, एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक स्मार्टफोन होता ही है। अब जब हम जो है यहाँ पर घर पर बैठे इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जब स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, तो क्या हम गूगल में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो क्या वर्ड्स का पता नहीं चलेगा? चलेगा। मैं कहती हूँ अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक डिक्शनरी ले लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश वाली, ठीक है, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि यदि आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में स्पून फीडिंग, जैसे बच्चों को बिल्कुल चम्मच से जो है खाना खिलाया जाता है, उसका अपना कोई उसमें क्या नहीं है, योगदान नहीं है, तो ऐसा ही अगर आपके साथ हो गया तो क्या आदत हो जाएगी कि हमें कुछ बना बनाया, पका पकाया नोट मिलेगा, हम उसको रटेंगे और फिर जो है हम आगे काम करेंगे। तो ऐसे बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप कहीं जो है किसी एग्ज़ाम में लिखने नहीं जा रहे कि रटोगे और ये 2-4 क्वेश्चन आएंगे और हो गए पास।
रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। आपको डिफरेंट सिचुएशंस में कभी भी किसी भी तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आप कभी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कोई स्क्रिप्ट रट के जा रहे हैं, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे उस बारे में बात ना हो, तब क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति के लिए ही आपको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब बैठ जाओ कहा है, तुम कहोगे डाउन क्यों बोल रहे हैं, वहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि नीचे बैठ जाओ। वही बात है कि इंग्लिश जो है एक कंटेक्चुअल लैंग्वेज है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है वो एग्जैक्टली हिंदी टू इंग्लिश एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कभी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ चीज़ें इनविजिबल हैंड से चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली बात होती है। अब किसी को बैठने को बोले तो वो जब बैठेगा, जब उसका सिटिंग पॉस्चर होगा तो कहीं किसी सरफेस पे तो बैठेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो सब अंडरस्टूड होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन ध्यान दो, पे अटेंशन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, देखो सिट डाउन, स्टैंड अप, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, समझे। नेक्स्ट, अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। ये सभी के सभी जो आपके वाक्य हैं, आप इसे डेली बेसिस पे कभी ना कभी इस्तेमाल या प्रयोग में ला सकते हैं, और आएंगे ही। मैंने बताया तो सही, 70%, लगभग 70% जो है हमारे जो डेली कॉन्वर्सेशन होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से शुरू होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड होते हैं। हुई थी बात। तो फिर तो अब अगर ये काम ही नहीं किया तो उसको डेली प्रैक्टिस पे तो लाया नहीं होगा आप लोगों ने, समझे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का भी। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। मेरी मदद करो, हेल्प मी। हर जगह पे क्या हो रहा है, वो पहले आ रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जिस पर वो क्रिया की जा रही है, या फिर उसी वर्ब को, उसी क्रिया को और बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन की जाने की कोशिश की जा रही होगी तो वो वर्ड्स बाद में आएगा तो पहले क्रिया ही आएगा, ठीक है। चलिए, पहली वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली। मुझे उम्मीद है कि 10 में से कितने, कम से कम 8 जो आपके वाक्य हैं वो सही हुए होंगे, ठीक है। उनके ट्रांसलेशंस जो हैं सही हुए होंगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन। विनम्र निवेदन, नम्र निवेदन एक ही बात है, कहीं सोचेंगे आप लोग कि कुछ कंफ्यूज हो जाए, ठीक है इस पर। चलिए, तो कृपया दरवाज़ा खोलिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर सिंपल था, मैंने बताया था। खाली प्लीज़ या काइंडली जो है ऐसे कुछ हम्बल वर्ड्स, विनम्र शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, खत्म बात। इतना ही बताया था मैंने, ठीक है। तो ज़रा पानी देना, पहले इसको करे थे, कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। देखो वर्ब आया ना पहले वर्ब, ज़रा पानी देना, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। अब ये सम क्या है, ये सब आप इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही? क्योंकि ये क्या है, सम यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। पानी की गिनती हो सकती है, नहीं हो सकती। आप कहोगे बूंदों की हो सकती है, 1 2 3 4, गिन लो, गिनते बैठो, हो पाएगा नहीं। जो ये वाटर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। तभी मैं बोल रही थी कि ये क्या है, ये बुनियाद है आपके स्पोकन इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, और उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। चलिए, मुझे किताब दिखाना, प्लीज शो मी द बुक। थोड़ा रुक जाइए, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। थोड़ा रुक जाइए, अब कितना रुक जाइए नहीं बताया। तो वो जो एक स्मॉल टाइम लैग है, एक स्मॉल टाइम स्पैन है, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मोमेंट, ठीक है। ये मोमेंट का और भी ढेर सारे इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो मीनिंग है वो निकल सकती है। डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? जैसा मैं हमेशा कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश इज अ कंटेक्चुअल लैंग्वेज। जैसे जैसे संदर्भ बदलते जाएंगे, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो वो बच के निकलते जाएंगे और जहाँ जाएंगे वो वहाँ पे अपना वैसा ही स्वरूप बना देंगे, तो उनका अर्थ वैसा ही निकलेगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। कुछ फ़र्क होता है लिसन में और हियर में। फ़र्क क्या है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है हियर। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं और सुनने के बाद आप उसको दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोसेस भी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिसनिंग। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए का मतलब क्या है कि मेरी बात पे ध्यान भी दो, मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो और समझो भी। देन कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ हैव अ सीट। उसे अंदर बुलाइए, प्लीज़ कॉल हिम और हर इन। मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ शब्द तो आपको पता होंगे ना, सॉरी, थैंक यू, पार्डन, फॉरगिव। और अगर वो कुछ शब्द भी नहीं पता तो डेली बेसिस पे आम बोलचाल में जो भाषा में जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कम से कम वो लिस्ट ही मैं आपको अगर प्रोवाइड करूँ तो उससे भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि मैम आप हमें वो लिस्ट दे दीजिए जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं एटलीस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ज़रा इधर आइए, प्लीज़ कम हेयर। मदद के लिए धन्यवाद, प्लीज़ से थैंक यू फॉर द हेल्प। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद, तो प्लीज़ से थैंक यू फॉर द हेल्प। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रिक्वेस्ट है, विनम्रता से बात करने के तरीके हैं और आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे। चलिए अब आ गए हम नेगेटिव इम्पेरेटिव में, तो इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा, निषेध वाक्य में होगा क्या, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपके नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ आ जाएगा बेस वर्ब। बेस वर्ब क्या लिखना है इसको, हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिख दिया, मेन वर्ब और फिर आ जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कैसे पता चलेगा, शोर मत करो। मत क्या है, नेगेटिव है, शोर मत करो तो क्या करना पड़ेगा, डोंट मेक नॉइज। कमांड भी तो आ रहा है। ठीक है, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। देर मत करो, डोंट बी लेट। चेक करते रहिए कि आप लोगों को जो मैंने ये काम दिया था क्या आप लोगों ने बिल्कुल सही यहाँ पे मार्क किया है, नहीं किया है, ट्रांसलेशन सही है, नहीं है, कहाँ गड़बड़ी हो गई, यहीं से आपको पता चलते जाएगा। क्योंकि मैं इसीलिए पहले आप लोगों को जो होमवर्क में काम दिया था उसका जो है क्या करवा रही हूँ, टेली करवा रही हूँ, उसको चेक कर रही हूँ, मतलब आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं। ठीक है, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम और हर। मत भागो, डोंट रन। कई बार हम जो है, अब जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है कि कई बार बच्चे जो है बड़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो कई बार मम्मी लोग कहते हैं डोंट रन। अब मम्मी इंडिया में डोंट रन कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मम्मी ये ज़रूर कहेगी कि मत भागो। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट हैं, सिबलिंग हैं, जो है मैं बात करूँ स्पाउस हैं, ठीक है, किसी भी उसमें है, तो ये नॉर्मल बोलचाल वाली जो है क्या है, वाक्य है। आप इसको प्रयोग में लाइए। अब आपको कैसे लाना है वो आप जानते हैं, मैं हर एक चीज़ का कंटेक्स्ट बताते चल रही हूँ, किस संदर्भ में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हो सकता है, मैं बता रही हूँ बार बार। ठीक है, चलिए। मत हंसो, डोंट लाफ। गाड़ी मत चलाओ, डोंट ड्राइव द कार। मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज द मोबाइल। प्रोनाउंसिएशन भी करके बता रही हूँ। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करके बताने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, ताकि आप लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन पता हो। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस ऐसे यूज़ कर लेते हैं लोग, मत करो ऐसे। इससे क्या होगा, जो भी सीखा, जो भी आप लोगों ने सीखा सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलने में चूक कर दी तो स्पोकन इंग्लिश कैसे सही हुई। फिर कितना भी टेंसेस का सही प्रयोग कर लो, फिर कितना ही कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं? तो इसीलिए गड़बड़ मत करिए, यही कह रही हूँ बार बार कि गड़बड़ मत करो। गड़बड़ करोगे
तो खुद ब खुद क्या हो जाओगे भाई, लोगों के सामने जो है अपना एक इमेज बढ़ाने के लिए तो आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। और अगर वही नहीं कर पाए, सही से बोला ही नहीं, बिकॉज बोल दिया, बिकॉज को अगर आपने बिकॉज बोल दिया। आजकल, पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम कहते थे पोएम, अब वो पोएम नहीं रहा, अब वो पोम हो गया, अपडेट भी रहना पड़ेगा। तो चैलेंजेस रहते हैं, इसलिए इसको सीख लो भाई 30 दिन के अंदर फटाफट, फिर अपडेशन भी कर लेना अपना सिस्टम का। खाना मत फेंको, डोंट वेस्ट फूड। शादी ब्याह में बहुत हो जाता है, तो कभी किसी की शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा बोल देना किसी को कि एक्सक्यूज़ मी, डोंट वेस्ट फूड। ठीक है, बोल सकते हो ना, बोलना, कुछ चीज़ें बोल कर ही करवाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट आपके होमवर्क के पार्ट पे। कुछ मैंने मिक्स प्रैक्टिस दिए थे जिसमें तीनों ही तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे वो आ चुके थे। कृपया ध्यान से सुनिए, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कृपया ध्यान से सुनिए, प्लीज़ लिसन केयरफुली। यहाँ मत बैठो, नेगेटिव इम्पेरेटिव है ये, डोंट सिट हियर। आप काम करो, कमांड दे रहा है, डू योर वर्क। उसे फ़ोन मत करो, डोंट कॉल हिम, नेगेटिव। ज़रा मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी अ लिटिल, रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी अ लिटिल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, फिर समझ में आएगा कि ये लिटिल कहाँ से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और लिसन कहाँ से आ गया, केयरफुली कहाँ से आ गया, ये शब्द कहाँ से आएंगे, तब समझ में आपको बेहतर आएगा। लेकिन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, LWS जूनियर्स के इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। कम से कम अपना कोर्स तो पूरा कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोर्स पूरा ही नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। अगर बीच में सीखा, 4-5 दिन मेरी क्लास देखी, फिर आप मूव कर जाएंगे कहीं इधर उधर और फिर सोचेंगे नहीं यार ये बात नहीं बनी। अब बात कैसे बनेगी जब 30 दिन तो पूरा कोर्स देखा ही नहीं। मूवी जब तक पूरी देखोगे नहीं तो उसको कैसे तुम जज कर लोगे, समझ आए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने गुरु के साथ भी और अपने साथ भी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं नाउन की, जिसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बता देना, कमेंट सेक्शन में खुल के बता देना, क्योंकि जब आप हमें कमेंट में कोई भी चीज़ बताएंगे, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, हमारी कोई गलतियाँ हो, कुछ भी हो, इंसान है, हो सकती है गलतियाँ। ठीक है, तो अगर आप हमें बताएंगे तो वो बहुमूल्य होगा मेरे लिए तो बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि आप जब कोई भी अपना ओपिनियन देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें हमारी जो काम में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पे सुधार करना है, कहाँ पे क्या करना है। चलिए, व्हाट इज़ नाउन। नाउन होता क्या है, देखिए हिंदी में सिंपल भाषा में बोलूँ अगर मैं, ठीक है, तो किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति, ठीक है, पशु पक्षी जो भी हैं, जगह, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। आइडिया भी आता है इसमें। इवन मैं बताऊं, फीलिंग्स भी आती हैं, आपकी भावनाएं भी आती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया या फीलिंग मैंने उस पर ऐड करा दिया। एग्जाम्पल देखिए, पर्सन के हिसाब से राम, टीचर, डॉक्टर। अब कहोगे कि मैम डॉक्टर कब से पर्सन हो गया, यही तो सीखना है कि केवल पर्सन का नाम ही नाउन नहीं हो सकता। अगर आप किसी के प्रोफेशन के हिसाब से भी किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें तो भी वो संज्ञा में ही काउंट होगा। ठीक है, तो प्लेस, दिल्ली, स्कूल, पार्क। अब फिर वही बात कि मैम दिल्ली तो समझ में आ गया किसी जगह का नाम है, ये स्कूल कब से किसी जगह का नाम हो गया, जगह का नाम ही तो है। तो और क्या है फिर स्कूल, स्कूल के कोई भोजनालय है, स्कूल का कोई आप कहिए कि जो है कोई गाने का नाम है। पार्क क्या है, कोई जगह ही तो है जहाँ आप अपने बच्चों को ले जाते, खुद जाते हैं वहाँ जरा झूला वूला झूल के मस्त आते हैं। तो समझिए कि किस तरीके से संज्ञा अब आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। एनिमल,
लायन, डॉग, एलिफेंट, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थिंग, सामान, ऑब्जेक्ट है ना, पेन, टेबल, फोन, आइडिया। अब ये जो आइडिया है ना, ये एक्चुअली में क्या है, फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, लव, ऑनेस्टी, फियर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे मैंने कहा कि नेम ऑफ प्लेस, और उसमें दिल्ली भी था, स्कूल भी था, पार्क भी था। मैंने कहा नेम ऑफ पर्सन, राम भी था, डॉक्टर भी था, टीचर भी था। उससे कहा नेम ऑफ आइडिया और फीलिंग, ऑनेस्टी भी था, लव भी था, हेट भी था। समझना पड़ेगा ना कि ये है क्या। तो चलो बाबू, इनके चक्करों में देखें कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। वैसे तो कोई कोई प्रॉपर से भी शुरू करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी शुरू करें, बस जितने प्रकार हैं उनको पढ़ लें। कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरल नेम, आम भाषा में हम किसी भी चीज़ को जो बुलाएंगे या कहेंगे। एक हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल केंद्र विद्यालय स्कूल, एक हो गया स्कूल, दोनों ही जगह के नाम है। लेकिन जब मैंने कहा केंद्र विद्यालय तो मैं उस विशेष स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं कहती हूँ स्कूल तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं आम जगह जहाँ पर पढ़ाई की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो होती है। ठीक, तो वो हो गया स्कूल हमारे लिए। समझे? तो जनरल नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग, जहाँ पे सब उसी प्रजाति के, उसी कैटेगरी के सब आपस में क्या हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। तो फिर चाहे पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, फिर चाहे केंद्र विद्यालय हो या सेंट जावियर हो, फर्क नहीं पड़ता, जनरल नेम कह दिया, स्कूल कह दिया। ठीक है, कहाँ पे प्रयोग होता है नाउन का, उस पर आऊँगी मैं, चिंता मत करिए। कहीं लोग सोचे यहाँ पे बैठे बैठे कि ये क्या कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले टाइप्स ऑफ नाउन आप देख लीजिए आराम से। तो गर्ल, सिटी, बुक, ये सब क्या है, जनरल नेम, किसी भी जगह के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के। ठीक, उसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है भाई, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। पर्टिकुलर पर्सन का मतलब जैसे कि मैं राम कह रही हूँ, श्याम कह रही हूँ, सीता कह रही हूँ, गीता कह रही हूँ, तो ये क्या है, ये उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब मैं कहूँ ऑल मैन, तो मैं वहाँ पे हर एक आदमी को उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, मैं किसी एक विशेष आदमी के बारे में बात नहीं कर रही। समझ? ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति विशेष। तो ये जैसे पर्सन, ठीक है, प्लेस हो गया, थिंग्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जब भी आप उसको कहीं भी लिखेंगे, चाहे वो पैराग्राफ कहीं बीच में आए, फुल स्टॉप के बाद आए, या शुरुआत के वाक्य में आए, कहीं भी आए, वो कैपिटल, उसका जो इनिशियल होगा, उसका जो पहला अक्षर होगा, लेटर होगा, वो कैपिटल लेटर ही होगा। जैसे राम, दिल्ली, टाइटैनिक। क्लियर है? उसके बाद कलेक्टिव नाउन, नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। नेम्स ऑफ अ ग्रुप, नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। टीम, आर्मी, फ्लॉक, बंच। जैसे मान लेते हैं आर्मी जो फौज है, ठीक है, उसमें कौन होते हैं, सैनिक होते हैं। तो कोई एक सैनिक से बनती है क्या कोई फौज? नहीं। ऐसे तो बोलने वाली बात होती है वन मैन आर्मी, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। वो खाली ऐसे कुछ थोड़ा सा क्या है कि जब हम वीर रस को कहीं भरने की कोशिश कर रहे हो, जब हम समाज में जो है, ठीक है, समाज में साहस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम कह दें ऐसी इस तरह की रोमांचक बात को कि वन मैन आर्मी। ऐसा होता नहीं। तो बेसिकली क्या है कि अब आप देखिए आर्मी है और सोल्जर है, ठीक है, सैनिक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सोल्जर। जब ये जो सोल्जर होते हैं, ठीक है, इनकी जो टुकड़ियाँ होती है उन्हें ट्रूप्स कह लेते हैं, ठीक है। यही टुकड़ियों को जब आप और आगे बढ़ाते चले जाएंगे
तो फिर वो क्या बन जाएगी, आर्मी बन जाएगी। ठीक है, तो उनके उनके जो ग्रुप है, उनके जो झुंड है, उसको क्या कहती है, आर्मी कहती है। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते कोई जहाज है, शिप है। ठीक है, तो जहाज है, एक जहाज तो ठीक है, दो तो आपने शिप जो है आप ये कहते रहे, लेकिन जब एक पूरा झुंड आए तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लीट। ठीक है, तो लाइक वाइज जैसे यहाँ पे बंच है तो बंच ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, बुके ऑफ फ्लावर भी, तो बुके सुना होगा आप लोगों ने, गुलदस्ता है ना, तो वहाँ पे एक फूल से तो गुलदस्ता आज तक बना नहीं, कई सारे फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो गया क्या आप लोगों का, बुके। ठीक है, चलिए अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जब हम अपनी भावनाओं के बारे में, विचार के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जॉय, सैडनेस। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को आज तक कभी देखा नहीं, किसी के व्यवहार में देख लोगे, लेकिन ऐसे ईमानदारी कभी देख नहीं सकते। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से फिर क्या होता है, ब्रेवरी, साहस। ठीक है, फिर जॉय, जॉय का मतलब खुशी है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सैडनेस, दुख। समझ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, मेरी बात को अगर आप समझ जाएं तो बहुत बहुत ही बेहतर। अब लास्ट में एक है मटीरियल नाउन। अब ये मटीरियल नाउन होता क्या है, देखिए, अब मैं आम भाषा में बताने की कोशिश करूं तो किसी भी मटीरियल या सब्सटेंस का नाम। अब इससे क्या मतलब हुआ, जिससे आप कोई दूसरी जो है चीज़ तैयार कर सकते हो। एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड है ना, यहाँ पे गोल्ड एग्जांपल है, गोल्ड। गोल्ड से क्या बनाओगे, ऑर्नामेंट्स बना लोगे, ज्वेलरी बना लोगे, है ना, गहने बनाओगे ना, तो गोल्ड हो गया वो। तो वो क्या है, कच्चा माल आप लोगों के लिए, समझ रहे, तो वही होते हैं मटीरियल्स। लाइक वाइज आयरन है, आयरन से क्या नहीं बनता बताइए आप मुझे, मशीनें बनती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, बहुत कुछ बनता है, आयरन स्टील जो भी। फिर राइस है, राइस से तुम डिशेस बना सकते हो, बना सकते हो। पानी है, पानी से क्या नहीं बना सकते ये बताओ। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे, वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ आपके मटीरियल नाउन में काउंट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा चलिए, संज्ञा जो है, अभी जो हम गिनती के आधार पर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, या तो उसको गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है वो क्या है, काउंटेबल नाउन। जैसे एप्पल, कार, बुक, है ना, गिन सकते हो ना, एप्पल 1 2 3 4 5। अच्छा चलो भाई, एक पेटी में मैंने 50 एप्पल रखे, कहोगे ना, गिन पा रहे हो ना, क्योंकि अब एक बाल्टी में कितना पानी आया, 1 लीटर 2 लीटर, वो मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, शुगर, एडवाइस। मिल्क 1 लीटर जो है आपने दूध ले लिया कहीं से, ठीक है, 1 किलो आपने चीनी खरीद ली कहीं से, ठीक है। अब आप कहोगे मैम काउंट तो कर पा रही, काउंट नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, मेजर करना। ठीक है, अब उसमें कितने चीनी के दाने 1 किलो में गिना क्या आज तक कभी, मुश्किल। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे दिखावे के लिए कर लेते हैं, हाँ देखो मैंने 1 किलो में इतने दाने हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऐसे लोग जो है व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी करते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, हमें केवल रूल के साथ आगे बढ़ना है। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका प्रयोग क्या है भाई, इज़, आर या वॉज, वर या हैज़, हैव। अभी मैं प्रेजेंट के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। कैसे निश्चित होगा, सिंगुलर, प्लूरल। जब आपका जो सब्जेक्ट है, जब आपका जो नाउन है, अगर आपको वही नहीं पता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कैसे आगे उसमें ये हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और सिंगुलर प्लूरल किस में होता है भाई, काउंटेबल में। 1 सेब, 5 सेब हो गया ना, सिंगुलर प्लूरल होगा कि नहीं होगा। 5 एप्पल्स प्लूरल, और 1 एप्पल सिंगुलर। अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता कुछ काउंट, तो उसका कोई प्लूरल नहीं हो सकता, बहुवाचन उसका नहीं हो सकता। जब बहुवाचन नहीं हो सकता तो ऐसे आर, वर, हैव, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे यूज नहीं हो सकती। सिंपल है, ठीक है।
अब प्रॉपर नाउन के लिए कुछ बता, अब यहाँ पे क्या है, कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें, जो आप संज्ञा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। क्या है वो यूजफुल टिप? कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ रखा जाता है, क्योंकि हम उस पूरे समूह के बारे में बात करते हैं, तो उस समूह को हम एक इकाई के तौर पर माप रहे हैं, एक यूनिट के तौर पर मेजर कर रहे हैं। ठीक है। टीम इज विनिंग, टीम में 8-10 खिलाड़ी होंगे, नहीं सबको नहीं, हम उन 8-10 खिलाड़ियों को एक टीम में मान रहे हैं, तो हमारी जो एक टीम है वो जीती है हमारे लिए। समझ गए? चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स, क्वालिटीज और स्टेट है वो फिजिकल नहीं होती, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका भी आप कुछ प्लूरल मत कर लेना, गलती मत करना इस तरह की। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या करना है, इनमें आपको नाउन ढूंढ के दिखाना है। जैसे द बॉय इज रीडिंग, तो यहाँ पे बॉय और बुक, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, तो ये हो गया नाउन इसमें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है, पॉलिसी है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज ऑन द टेबल, बंच है, ग्रेप्स है, टेबल है, पहचान लिया? लो जी, काम तो यहीं का यहीं कर दिया हमने। पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ में इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, साथ साथ में यहाँ पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यूजेस ऑफ नाउन इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में नाउन का क्या यूज है, बार बार बताते आ रही हूँ, लेकिन अभी फिर से इसको एक बार चैनलाइज कर देते हैं। पहली चीज तो ये कि आप it helps to identify what are you talking about। पता चल जाता है इससे कि आप किसके बारे में बात करें, तो यानी कि आपका विषय क्या है बात का। स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, बातें कर रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही ये बोलना क्या चाह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि नाउन का सही प्रयोग आता नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है जब अपनी भावनाओं को लेकर बात करें तो कैसे बात करें। ठीक है, ओके। दूसरा इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको कहा कि माई सेल्फ लिखा कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपना परिचय दिया कीजिए अंग्रेजी में। तो जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए संज्ञा, बिल्कुल चाहिए संज्ञा। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हो, जब हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, हर दिन में जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते, उनके बारे में बात कर रहे हो। ठीक, ओके। और फिर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन और आंसर्स की फॉर्मेशन करनी हो, जब आपको क्वेश्चन बनाने हो, उनके उत्तर देने हो, ठीक है, तो आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। किसका? संज्ञा का करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या प्रयोग हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट कि और क्या आपके लिए आपको लगता है कि एक प्रैक्टिकल, ठीक है, यूज़ होगा नाउन का आपके स्पोकन इंग्लिश में। हम भी देखेंगे आप कितना समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा चलिए, ये तो हो गई बातें इसके बारे में। अब क्या है भाई, अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है।
चारा है कोई और ना पढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो पढ़ना पड़ेगा। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है, वर्ब आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, इंटरजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़े तो भी चलेगा, ना भी पढ़े तो चलेगा। वो जैसे जैसे वाक्य एवरीडे कॉन्वर्सेशंस आते रहेंगे हम तब भी इसको सीख सकते हैं। कंजक्शंस बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी, ठीक है, तो वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, जिसे क्या कहते हैं? विशेषण। उम्मीद है हिंदी व्याकरण में विशेषण को पढ़ा होगा। संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताने वाले शब्द, गुणों के बारे में बताने वाले कौन होते हैं? विशेषण। क्या होते हैं? मतलब विशेषण कहते हैं उसे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और एड्स मोर मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। वही नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, उनके बारे में बताना। डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ के बारे में बताना या उसको लेकर उसमें मीनिंग को ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब गर्ल तो नाउन है, ब्यूटिफुल लगा के क्या कर दिया? उसका विश्लेषण कर दिया, लड़की का विश्लेषण कर दिया, बता दिया कि हाँ भाई लड़की बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसा हम करते ही। एन ओल्ड मैन, जो आदमी है वो क्या है? बुजुर्ग है। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? उसका विश्लेषण कर दिया, उसके बारे में बता दिया आपने। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया। और रेड एप्पल, एप्पल तो ग्रीन भी आता है, रेड एप्पल बताया तो क्या किया कि उस एप्पल का डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसकी मीनिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं? उस नाउन से, उस प्रोनाउन से अगर हमें कोई, ठीक है, कोई उसका कोई अर्थ पता चल रहा है तो उसमें कैसे हम क्या ऐड कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। सो शी इज़ इंटेलिजेंट। क्या है? बुद्धिमान है भाई, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। समझ रहे हो? चलो अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के क्या क्या प्रकार होते हैं? बड़े सारे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव अभी तो देखा ना, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव बस वही विश्लेषण बताना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? जब हम उसकी किसी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अब नाउन या प्रोनाउन ज़्यादातर अमूमन होता ये है कि जो है संज्ञा ही काम में आती है, सर्वनाम तब काम में आते हैं, तब वहाँ पे एडजेक्टिव उसके साथ जुड़ जाते हैं जब हम लगातार किसी के बारे में बात करते चले आ रहे हैं और वहाँ जो है उसी सेम टॉपिक पर हमें आगे उसकी विश्लेषण करनी है। ठीक है, जैसे टॉल, स्मार्ट, कोल्ड, फनी। कोल्ड वेदर कह दिया मैंने, तो मैंने क्या किया? डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, क्या डिस्क्राइब कर दिया? उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर दी, कैसा मौसम है, क्या तापमान। ही इज़ अ टॉल बॉय, क्या कर दिया? उसकी क्वालिटी बता दी, लड़का जो है लंबा है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई जो मैंने बताई है, तो उससे क्या किया? मैंने उसकी क्वालिटी बताई। तो बताना वही क्या है? डिस्क्राइब करना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव में क्या है? कितना है भाई। अब यहाँ पर मैं जो भी मेरे सामने संज्ञा दी हुई है, सर्वनाम दिया हुआ है, हाउ मच, हाउ मेनी, कितनी क्वांटिटी है, मेजरेबल है या काउंटेबल वाली है, ये भी देख लेते हैं। सम बता रहा ना, गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो पानी गिन तो नहीं सकते, माप सकते हो, तो सम यूज़ कर लिया। समझ है? सम, मच, मेनी, फ्यू, 10। अब 10 तो उसने ऐसे बताया है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे वो आप देखिए। आई हैव 2 पेन्स, तो 2 उसके पास क्या है? पेन है। तो वहाँ पे क्या है? पेन कितने हैं, काउंटिंग। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, अभी ग्लास में थोड़ा पानी बचा हुआ, थोड़ा पानी बचा हुआ, पानी गिन नहीं सकते हैं, पानी गिन नहीं सकते इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया सम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी के बारे में, कितना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर ली। चलिए नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन को क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, इंगित कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। आई लाइक दिस ड्रेस, दोज मैंगोज आर राइप। अब मान लेते हैं आप जो है सब्जी मंडी गए, ठीक है, और आप आम खरीदने के लिए निकले हैं, तो आप वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको किसी दुकान वाले के पास आम मिल जाते हैं। अब आप देख रहे हैं और वहाँ पर आपको अंदाज़ा लगा कि वो जो पीले पीले आम हैं, ठीक है, वो दूर से ही बड़े अच्छे से लग रहे हैं। एक बार आपने उसको टटोल के भी देख लिया तो आप समझ गए कि हाँ भाई ये वाले आम। तो जब मैं ये वाले कह रही हूँ तो वहाँ उसके पास जो अलग अलग तरह के आम पड़े उनमें मैंने एक प्रकार के जो वो आम है उसके तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया। सो दोज मैंगोज मेरे पास ही है। दोज तब यूज़ होता है जब वो थोड़ा दूर होगा। अगर मेरे सामने ही कोई चीज़ है तो मैं दीज मैंगोज कह दूँगी। दीज क्यों लगाया, प्लूरल, ठीक है, दिस का दीज, दैट का दोज, ये बताया था मैंने, इसलिए मैंने कहा डे 2 की क्लास अगर नहीं देखी है तो उसको ध्यान से देख लीजिए। आई लाइक दिस ड्रेस। अब मैं किसी दुकान में गई हूँ, ठीक है, कपड़े खरीदे गई हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर एक जो ड्रेस है वो पसंद आ गई, तो मैं कैसे कहूँगी, तो ये आई पैक दिस ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ। तो दिस में मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ। हो सकता है वो कपड़ा मेरे हाथ में ही हो, वो ड्रेस मेरे हाथ में, मेरे सामने ही, समझ रहे? तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर है एडजेक्टिव, फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन क्या होता है, जब हम अपनी ओनरशिप दिखा रहे होते हैं, जब हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरा है। तो इसको हमने पढ़ा है, बिल्कुल डे 2 में मैंने ये बताया था। माय, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, हर, देयर, आवर। क्या कहते हैं इसको, आवर, ठीक है। दैट इज माय बैग, वह मेरा बैग। तो इस बैग का मालिक कौन, मैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया, आपको उस बैग की ओनरशिप के बारे में बताया गया है ना, तो ये क्या हो गया, विशेषण ही हो गया, ठीक है। उसी तरीके से दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। तो मैंने फिर से बता दिया कि ये किताब जो है किसकी है, कौन इसका मालिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आप एडजेक्टिव्स को जब आप बता रहे होते तो ध्यान रखिए कि कौन से एडजेक्टिव कहाँ पर प्रयोग में आएंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जब आप सवाल पूछना चाहते हैं कि सवाल पूछने के लिए नाउन से पहले कैसे इसका प्रयोग हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है, विच, वट, हुज, विच कलर डू यू लाइक, कलर कौन सा वाला। तो आपने नाउन के बारे में ही पूछा कि कलर तो बहुत सारे होते हैं भाई, तुम बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है, ठीक है। आपने जो है आपके पास कोई पेंसिल आपने देखी, आपके डेस्क पे कोई पेंसिल पड़ी, आपने पूछा किसकी पेंसिल है ये, तो अब आप वहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं उसकी ओनरशिप को लेकर, लेकिन पूछ तो आप उस संज्ञा के बारे में ही रहे, है ना, ठीक है। अब एडजेक्टिव में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका जो तुलना है, ठीक है, उसको तुलना करने की कुछ मापदंड है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मैंने लिखा गुड, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, अच्छा लड़का है। ही इज बेटर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, बेटर बाकियों से, या फिर राम इज बेटर देन श्याम, तुलना कर दी, दो लोगों के बीच में मैंने तुलना कर दी, बेटर कह दिया यहाँ पे, इसको बेहतर है, ठीक है, अच्छा नहीं है वो बात, उससे भी बेहतर है वो। अब सुपरलेटिव, बेस्ट, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम, जितने ये बच्चे 30 बच्चों की ये कक्षा है, क्लास है, इसमें जो ये 30 बच्चे उनमें राम जो है सबसे अच्छा है, बेस्ट। तो क्या हो गया ये, इसकी डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट। लाइक वाइज इसमें और भी बहुत सारा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। और फिर इसके आगे लगता है, जैसे ब्यूटीफुल का क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी इसकी तो मतलब पूरी एक आप समझिए कि पूरा एक इसका लिस्ट है लंबा चौड़ा, लेकिन मैं थोड़े थोड़े आपको बता रही हूँ, थोड़े थोड़े में अभी सिर्फ परिचय जान लो और अपने स्तर पे क्या आपको मेहनत करनी है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो पॉजिटिव में देखिए बिग, कंपैरेटिव में देखिए बिगर, सुपरलेटिव में देखिए बिगेस्ट। जैसे रवि इज टॉलर देन राज, मैंने बोला था दो लोगों के बारे में, रवि और राज, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो दो चीज़ों के बारे में जब कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, तो क्या होगा, उनके गुणों के बारे में जब तुलना होगी तो क्या होगा, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरी कक्षा में, ठीक है, दो से अधिक लोगों के बीच में जब तुलना हो रही है तब क्या हो जाता है, सुपरलेटिव लग जाता है। तो उसको क्या कह दिया हमने, स्मार्टेस्ट कह दिया। ठीक, चलिए स्मार्टेस्ट कह दिया भाई, हो गया काम? नहीं, अभी थोड़ा काम बचा है। अब यहाँ पे कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे एडजेक्टिव्स को यूजुअली का मतलब आम तौर पर जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले प्रयोग की जाती है। जैसे अ हैप्पी बॉय, अ हैप्पी चाइल्ड, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो वर्ब, जो क्रिया के बाद प्रयोग में आते हैं, जैसे इज, आर, सीम्स, लुक्स। ठीक है, सो यहाँ पे शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये इज, आर, सीम्स, लुक्स, ये सब क्या है, ये वर्ब्स है, ये क्या है, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, तो टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव, कि वो थकी हुई है, तो उस लड़की की स्थिति बताई जा रही है, मानसिक स्थिति हो सकती है, शारीरिक स्थिति हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह के वर्ब हों तो इनके बाद ही प्रयोग में आएंगे विशेषण। ठीक है, तब वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे टायर्ड शी इज। समझ गए? क्लियर रखिए इस बात को, बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह से, एक ही मापदंड से अंग्रेजी बोलनी मुश्किल है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, डोंट कंफ्यूज एडजेक्टिव्स विद एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो क्रिया या वो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, उनके बारे में बताती है, जबकि जो एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब आपको किसके बारे में बताता है, नाम में वर्ब है ना, तो वर्ब के बारे में बताएगा। कई बार एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में न केवल बताएगा, उसके अर्थ में भी कुछ क्या करेगा, कुछ वैल्यू ऐड कर देगा। कई बार एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण के बारे में बता देते हैं, कई बार एडवर्ब अपने खुद के बारे में भी बता रहे होते हैं। अब वो कैसे बताते हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएगा, अभी इससे जानने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स पे है, हम केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए जो भी अंग्रेजी के व्याकरण, जो भी अंग्रेजी के नियम ज़रूरी हैं, हम उसको ही पढ़ेंगे, उससे अधिक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ही इज़ फास्ट रनर, फास्ट रनर एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि रनर क्या है, वो एक पर्सन है, नाउन है। ही रन्स फास्ट एडवर्ब, रन्स क्या है, वर्ब है, और ये क्या हो गया फिर, एडवर्ब। ठीक है, तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एडवर्ब को केवल इसी बात से याद रखते हैं कि एडवर्ब जो है क्रिया के बारे में ही बताता है। नहीं, एडवर्ब कई बार क्रिया के अलावा विशेषण के बारे में बता देता है और अपने खुद के बारे में बताता है, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिस है, ये तो अभी हम करेंगे इसको। जैसे ये आपको मैंने दे रखा है सेंटेंस, अब बताइए इसमें से एडजेक्टिव क्या है, तो रेड, क्योंकि देखो ये नाउन है, बैग क्या है, नाउन है, इससे पहले इस्तेमाल हुआ तो एडजेक्टिव। बैग कैसा है, लाल रंग का है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज़ माई फेवरेट मूवी, पसंदीदा, ये कैसी मूवी है उसके लिए, पसंदीदा, तो फेवरेट तो हो ही गया। और ये दिस क्या पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये लो, दे बॉट 10 फ्रेश एप्पल्स, 10 और फ्रेश ये दोनों ही क्या है, विशेषण है। एक तो क्वांटिटेटिव वाला हो गया, ठीक है, क्वांटिटी बता दी 10 से,
फ्रेश से उसकी क्या बता दी, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बता दी। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे ना इस बात को। अब प्रयोग में कैसे लाएंगे वो देख लेते हैं। वर्कशीट है, मैंने एक वर्कशीट आप लोग की निकाली है। इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें बताना है कि जो ये बोल्ड लेटर में जो ये वर्ड है, जैसे आगरा, एलिफेंट, विलियम शेक्सपियर, टीचर, मैंगो, ठीक है, इसको क्या करना है भाई, इसमें पहचानना है कि कौन कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है। एक और टास्क है इसी में कि 3 प्रॉपर नाउन और 3 कॉमन नाउन के बारे में लिखिए अपने डेली लाइफ के आधार पर। क्या है बोनस टास्क आपका, 3 कॉमन नाउन और 3 प्रॉपर नाउन के बारे में लिखिए अपने डेली लाइफ से। डेली लाइफ में जिनके बारे में भी बात करते रहते हो भाई, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक है, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अब आपको ये करके बताना है, और जब आप करेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर सूटेबल एडजेक्टिव से इसको भरना है भाई। और सूटेबल एडजेक्टिव से कैसे भरोगे, अब ये तो तुम ही बताओ। बस करना क्या है, 1 में क्या किया, 2 में क्या भरा, इतना ही बता दोगे, बहुत हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सो इसी के साथ क्या हमारा ये आज की क्लास की समाप्ति हो चुकी है? नहीं हुई है, आखिरी कुछ बचा हुआ है। आखिरी जो बचा हुआ है भाई उसके बारे में बात कर लें। तो मैंने आपको एक बोनस स्पीकिंग एक्टिविटी देनी, ठीक है, एक बोनस स्पीकिंग एक्टिविटी देनी है। क्या है वो स्पीकिंग एक्टिविटी? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एटलीस्ट 1 नाउन 1 एडजेक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। अब कोई अगर साथ में है, दोस्त है, कोई भाई बहन है, माता पिता हैं, कोई है अगर ऐसा सपोर्ट करने के लिए, तो उनके सामने इस तरह के कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं है तो भाई चुपचाप जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बातें करो। क्या बात करोगे आज? आज बात करोगे अपने फेवरेट फूड के बारे में। क्या खाना पसंद है, खाने में सबसे ज़्यादा कौन सा जो व्यंजन है वो अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, नाउन प्रोनाउन दोनों का यूज़ होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करो, अगर नहीं भी है ना, नहीं भी है तो XYZ किसी का भी नाम बोल के बस बेस्ट फ्रेंड, जो ऐसा बेस्ट फ्रेंड आप चाहते हैं, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डज योर स्कूल लुक लाइक। आप किसी ना किसी स्कूल में तो ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। तो जब आप किसी विद्यालय में पढ़े होंगे तो उस विद्यालय के बारे में आपको बताना है। क्या करेंगे, हर एक के बारे में 10-10 लाइन लिख लीजिए और लिख कर बोलना शुरू कर दीजिए। तो ये रहा आपका बोनस स्पीकिंग एक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से ज़रूर करिए इसे। जितना कुछ सीखा उसका यही है प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी रटने नहीं आए हैं। यहाँ पर हमें हर दिन जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें हम कैसे स्पोकन इंग्लिश को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास थी इसको हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास में कुछ चीज़ों के बारे में और बात होनी चाहिए, या कुछ जो है इसमें क्या सुधार होना चाहिए, या आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में बता सकते हैं।